सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है रविंदर और ये 1996 के हैं। डिटेल इनका जो है वो तो चलिए जैसा भी है, पर कैरियर वगैरह के बारे में इन्होंने सवाल पूछा है। आराम से बैठ करके यूं इत्मीनान से बैठ जाइए। अगर कुछ काम बाकी हो तो पॉज करके देख लेना चाहिए, लेकिन कार्यक्रम हमेशा देखिए और रोज दिन प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में कमेंट जरूर देखा करिए और कमेंट जरूर लिखा करिए। साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखिए और उसके बाद अपना सवाल। केंद्र खाली है, इस वजह से थोड़ी सी कमजोरी यहां बढ़ जाएगी। अब जब यहां पे ये देख लिया कि केंद्र खाली है तो तुरंत अब हमें ग्रहों के अंश को देख करके हमें ये देखना होगा कि चलित चक्र कैसा बन रहा है। जब आप इनकी कुंडली में चलित चक्र में आते हैं तो चंद्रमा और गुरु राहु, चंद्रमा ये जो यहां बैठे हैं ये वस्तुतः यहां देख रहे हैं, राहु जो हैं वो यहां आ रहे हैं और गुरु जो हैं वो यहां चले जा रहे हैं। मतलब ये स्थितियां ग्रहों की बदल रही हैं। चंद्रमा लग्न में तो व्यक्ति स्पष्ट और मनोवांछित फलों को प्राप्त करने वाला, बुद्धि का मालिक और यशस्वी होता है। भाग्य भाव में अपनी राशि के बैठे थे पर वो दिख रहे हैं नीच के, तो इस वजह से इनका जो परिणाम होगा वो शिफ्ट करके दशम भाव का करेगा, जहां पे व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में एक तो पहले ही कुंडली प्रथम दृष्टया कमजोर देखिए। कमजोर इसलिए क्योंकि केंद्र खाली है और वस्तुतः जो है वो राहु यहां आकर के कुछ अच्छे परिणाम दे रहे हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से और व्यक्ति को व्यापारिक बना रहे हैं। आपकी कुंडली में मैं सबसे पहले यहां इसको रोकता हूं और अब आपकी कुंडली में मैं पंचांग दिखा देता हूं, समझिएगा। उत्तरायण में जन्म हुआ यानी कि बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बल किसको मिलेगा? उत्तरायण से गुरु को बल मिलेगा, चंद्रमा को बल मिलेगा और शुक्र को और बुध को, ये ग्रह अच्छे हो जाएंगे। लग्न के अधिपति के साथ बुध बैठे यानी कि व्यक्ति के दिमाग में चंचलता रहेगी। लग्न के अधिपति के साथ शुक्र बैठ गए यानी कि व्यक्ति के पास जो है वो धन भी रहेगा। लग्न के अधिपति के साथ पंचमेश सूर्य बैठ गए यानी कि व्यक्ति के पास ज्ञान भी रहेगा, चाहे कितनी भी मशक्कत करनी पड़े ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये तो चलो ये इतनी बात है। अब इनको फिर से वापस आपको ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी है, पर वो बैलेंस करना बहुत अच्छे से जानता है। उसको पता है कि वो कैसा। अभी एक हमारे बहुत ही निकटतम जो है वो जन है, वो बार बार मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं, मैं बार बार वही देख रहा हूं और पर उनको मैंने कहा मैं कह भी नहीं सकता कि कार्यक्रम बना रहा हूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप बोल भी नहीं सकते और कुछ जवाब भी नहीं दे सकते, तो उनको बस मैंने ये लिख करके भेज दिया है वीडियो बना रहा हूं, अब वो समझ जाएंगे। तो आपके संबंध कैसे हैं लोगों से, ये हमारे जीवन को तय करता है और यही हमें जो है वो सुरक्षित भी बनाता है और हमें डर भी लगवाता है। आपके मित्र ज्यादा होने चाहिए, आपके शत्रु बिल्कुल ना के बराबर। वस्तुतः मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से याद है, अभी मैं कभी कभी व्हाट्सएप पे बात भी कर लेता हूँ। तो जैसे कुछ लोग जो है वो पूछते हैं कि पंडित जी कभी जैसे व्हाट्सएप पे ऐसे है तो चैट कर रहा हूँ तो ये नंबर 9572 वाला कई बार व्हाट्सएप पे मेरे पास होता है। तो सामने से एक व्यक्ति हैं जो लिखते हैं कि पंडित जी मैं आपको शुल्क तभी भेजूंगा जब मेरी एक शर्त है, मैं एक ही शर्त पे आपको शुल्क भेजूंगा। तो मैंने सीधा यही लिखा कोई शुल्क की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी शर्त अपने पास रखिए, मुझे भेजने की आवश्यकता नहीं है, आप किसी दूसरे को दिखा लीजिए। उन्होंने इस पे गालियां देनी शुरू कर दी, भरपूर गाली लिखा उन्होंने। फिर जो है वो मैंने कहा जय जय श्री कृष्ण, भगवान आपका कल्याण करे, ऐसा लिखा। और उसके बाद फिर लिखा कि ये लिखा था और उसके बाद फिर ऐसे जो होता है ना वो इमोजी भेजते हैं प्रणाम वाला, जय जय श्री कृष्ण वाला, वो भेज करके बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। जब ये भेजा तो उधर से आपका मैसेज क्या आता है, उधर से सामने वाले व्यक्ति का अरे अरे, और मैंने ये लिख दिया कि मैं नकुल ही था श्रीमान, ये बात मैंने नीचे लिख दी कि क्षमा करें पर मैं नकुल ही था, और ऐसा लिख करके मैंने जो है वो व्हाट्सएप बंद कर दिया। फिर उधर से मैसेज आने लगातार चालू, अरे गुरुजी आप ही थे, मुझे लगा आपके ऑफिस का कोई व्यक्ति होगा। और भरपूर उन्होंने गंदी गालियां लिखी थी, गंदी गालियां मतलब जो होता है ना बहुत बेकार वाली। और उधर से वो फिर मैसेज क्या करते हैं कि अरे गुरुवर आप ही थे, मुझे लगा आपके ऑफिस का कोई व्यक्ति होगा, मुझे उसकी बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, मैंने दरअसल कुछ बात करनी चाहिए थी। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप ज्योतिषी को पैसे भेज रहे हैं, पंडित को पैसे भेज रहे हैं, ब्राह्मण हूं मैं, कोई गुप्ता जी और कोई वो थोड़ी हूं जो व्यापारी हूं, या फिर कोई ऐसा तो हूं नहीं कि व्यापार करने बैठा हूं। तो ऐसी बात है, व्यापारिक दृष्टिकोण भी नहीं है, पर हाँ अपनी एक अवस्था है और अपने खर्च हैं, इस वजह से कई बार ये चीजें बन जाती हैं।
उसके बाद वो लगातार कि अरे क्षमा करें, ऐसा मैं तो कोई आपको बड़ा ही सामान्य व्यक्ति समझ रहा था, पर आप तो बड़े अलग और अद्भुत निकल गए, ऐसा उन्होंने लिखा मुझे। मैंने कहा ये कितनी अच्छी बात है, मेरे आंखों में जो है वो आंसू भर गए कि मैंने एक बार उसे, और फिर मैंने वहां पे दोबारा ये भी लिखा कि कोई बात नहीं, क्षमा, कोई बात नहीं, इसको भूल जाइए, जो हुआ सो भूल जाते हैं। आप कितनी जल्दी किसी को भूल जाते हैं, आप कितनी जल्दी किसी को अपना बना लेते हैं, आप कितनी जल्दी किसी को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, आप कितनी जल्दी किसी को अपना बनाने का प्रयास करते हैं। अगर मैं भी चाहता तो वहां गाली लिख सकता था और उसको तो पता भी नहीं चलती ये बात कि कौन लिख रहा है, पर मैंने सोचा कि नहीं, हमें जो है यहाँ पे अपने आप को संतुलित करना होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कहानी से कि सामने वाला चाहे जो भी दे, आप उसको लो ना, लौटाओ तो अच्छा ही लौटाओ, है कि नहीं बात। तो ये बात है, भयंकर गालियां लिखी तुमने, तो ऐसी बात है यहाँ पे। तो यहाँ था मैं, सोमवार का जन्म मतलब संतुलित, सामान्य और शुद्ध अवस्था आपकी है। अगर वो गंदी है तो उसे बदलने का प्रयास करना होगा। कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, इस वजह से उसको ठीक करने का प्रयास करिए, उसको जितना ज्यादा हो सके संतुलित करिए, नर्चर करिए और अपने आप को शांत और बौद्धिक बनाइए। आप बुद्धिमान हैं तो ये आपको करना चाहिए। रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं आप, सौभाग्य योग, विष्टिकरण, रेवती नक्षत्र, बुद्धिमान, बलिष्ठ बुद्धि का। हो सकता है कि उसके पास शरीर का बल कम हो। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो शरीर से बड़े पतले दुबले होते हैं, पर उनके पास बुद्धि का बल जो होता है, इस वजह से। तो आपके पास अगर ऐसी स्थिति है तो अपने बुद्धि को और भी ज्यादा बृहद आकार दीजिए, हर जगह पे सोचने का प्रयास करिए, कुछ और नया ढूंढने का प्रयास करिए। क्लियर है। आप रेवती नक्षत्र में जन्मे हैं तो बुद्धि के बल से आप चाहे जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी, आप उसको खत्म कर देंगे और उसको ठीक कर लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। सौभाग्यशाली तो हैं ही, ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर शुद्ध सात्विक होने का प्रभाव और प्रमाण नक्षत्र और प्रभावों का ऐसा दिख रहा है। यह स्थिति अच्छी है। ब्राह्मण वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति जो है वो शुद्ध है, सात्विक है, मन स्थिति बड़ी अनुकूल है और प्रतिकूलता नहीं है। क्लियर है। अब मैं इनकी कुंडली में आपको नक्षत्र पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले जो स्थिति बनी है उसके आधार पर इनकी कुंडली में समझिएगा थोड़ा सा। 0 डिग्री का लग्न बना अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का। अब 0 डिग्री का लग्न बना अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण का, मतलब ये हो जाए कि व्यक्ति के जीवन में जो ये अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण के अधिपति होंगे वो मंगल होंगे। अब होगा क्या कि व्यक्ति की कुंडली में लग्नेश भी मंगल और नक्षत्र के चरण के अधिपति भी मंगल, और वो मंगल यहाँ पे 4 ग्रहों के साथ बैठा है, धन कमाने में मशक्कत करवा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करिए गुरु जो है वो नीच के हैं, धन के कारक नीच के हो जा रहे हैं परिणाम में, पहले ही बता रखा हूं। चंद्रमा लग्न में आ रहे हैं और वस्तुतः यहाँ पे शनि और केतु का व्ययात्मक स्थिति बनना, जहां शनि नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं जो लाभ और दशम के अधिपति हैं। गौर करिए, दशम के अधिपति 12 में बैठे, जहां पे एक खुद ग्रह नीच का बैठा है। इस वजह से दशम भाव प्रभाव, इस कुंडली में सबसे कमजोर अगर कोई चैप्टर बनेगा तो वो आपके करियर वाला बनेगा। इस वजह से इसको लेकर के किसी भी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। यहाँ पे बुध और मंगल के बैठने से शिक्षकीय गुण, बैंकिंग से संबंधित, और कई बार व्यक्ति जो होता है वो शेयर सट्टेबाजी से भी लाभ कमाता है। पर ये बात इस बात पे तय करेगी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कैसे है कि नहीं बात। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो अगर कमजोर होंगे तो कुंडली कमजोर हो जाती है, और चंद्रमा अगर कमजोर हो जाए तो सब चीज थोड़ा थोड़ा कम होगा। अब आपको यहाँ पे बैलेंस शीट तैयार करना हो, अब आपको जीवन को सही पटरे पे लाना हो, छानबीन करनी हो, कुछ चीज करना हो नया, तो थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो कमजोर हो जाती हैं। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली का सुखेश जो है वो पापक बन रहा है। तो कुंडली में उत्तरायण के जन्म होने के कारण बल तो उसको मिल रहा है क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि वो सुख का अधिपति होकर के जाकर के 12 में बैठा है और फल लग्न का कर रहा है, इस वजह से व्यक्ति जो है वो माता से प्रभावित है और माता की आयु भी प्राप्त करेगा और माता के जैसा मतलब बिहेवियर रखने वाला है। मातृत्व का गुण उसके अंदर ज्यादा है। आप अपनी कुंडली में ही देखिएगा जरा, तो जितने भी ग्रह बैठे हैं वो सारे के सारे लगभग जो हैं वो गुरु को छोड़ करके सारे के सारे ग्रह स्त्री कारक राशियों में बैठे हैं। जैसे सम संख्या की जितनी राशियां होती हैं वो स्त्री कारक राशियां होती हैं। मतलब सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12, तो 12 में और 2 में बैठे। राहु भी स्त्री कारक राशि में, एकमात्र गुरु जो है वो विषम संख्या में बैठे हैं, और बाकी के सारे ग्रह 3 ही घर में बैठ गए हैं। गुरु यहाँ एक तो यहाँ एक, 3 ही घरों में बैठने से ये थोड़े से प्रभावों को कमजोरी मिल जाती है,
पर व्यक्ति प्राप्त तो सब कुछ कर लेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राप्त होने वाले भाव के अधिपति जो है वो चंद्रमा के साथ बैठे हैं। तो एक मैंने सूत्र बताया था कि एकादशवें भाव के अधिपति और चौथे भाव के अधिपति मतलब चंद्रमा और शनि अगर एक साथ बैठे होंगे तो व्यक्ति को सौभाग्यशाली बना ही देते हैं। और खास करके तब और भी स्थिति तब और बढ़ जाती है जब भाग्येश अगर थोड़ा सा भी परिणाम यहां का करेगा। गुरु जो हैं वो जन्म कुंडली में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के तीसरे चरण में है। ग्रह अगर भाव स्पष्ट में नीच हो रहा हो या भाव संधि में जा रहा हो तो थोड़ा सा उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है। इस भाव से चतुर्थस्थ विष योग भी तो लगा है, इस भाव से चतुर्थस्थ राहु भी तो बैठे हैं, इस भाव पे मंगल जैसे पापग्रह की दृष्टि भी तो है जो अष्टम भाव के अधिपति होने से धर्म में व्यक्ति को कई बार दिखा दिखा करके धर्म करने वाला बना देगा। वो दान देगा तो सबको बताएगा मैंने दिए हैं और उसके अंदर पेट में वो बात पचेगी नहीं। तो ये नहीं करिएगा आप। कहा जाता है धर्म में जो होता है वो दानम दुर्गति नाशनम, दान दुर्गतियों का नाश करता है। तो दीजिए पर उसको बताइए मत किसी को। और दूसरी बात है कि मंगल जो अष्टम भाव के और लग्न के अधिपति होकर के शुक्र के साथ बैठे जो सप्तम के अधिपति हैं। अब जरा गौर करिए, सूर्य पंचम तो व्यक्ति के अंदर कृतज्ञ भाव रहेगा, यश भी मिलेगा क्योंकि मंगल की दृष्टि है। अरे भाई लग्नेश देख रहा है तो इस भाव को तो बल देगा ही। गुरु की दृष्टि है, कहीं ना कहीं थोड़े से प्रभाव में तो रहेंगे। उसके बाद लग्न में चंद्रमा का प्रभाव है, मन असंतुलित है क्योंकि चंद्रमा पापक है। और द्वितीय भाव विचारों का भाव होता है, यहां से आप कई तरीके से विचार एडमिट करते हैं, निकालते हैं या उसको क्रिएट करना, कुछ नया इजाद करने का भाव व्यक्ति के पास है। व्यक्ति कला संकाय में भी नौकरी कर सकता है, बैंकिंग के क्षेत्र में भी नौकरी कर सकता है। उसके बाद व्यक्ति की कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर गंभीर काम करने वाला, जैसे पहाड़ का, पठार का, चट्टान का, टाइल्स का, मार्बल का, बिल्डिंग मटेरियल का, रासायनिक चीजों का, पशुओं का, भैंस का कारोबार, खरीदने बेचने का, हिंसा वाली बात नहीं, अनाज का कुछ निकाल करके लोहा हो जाए, कोयला हो जाए, इस तरीके का काम। पर आपकी कुंडली में गुरु जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर हैं और वही आपको धर्म भीरु या धर्म धुरंधर नहीं बनने दे रहे, डरपोक बना रहे, धर्म से व्यक्ति डरने वाला या धर्म से लोगों को डराने वाला। पर किसी न किसी वजह से व्यक्ति की कुंडली में जो शिक्षा में व्यवधान में देख रहा हूं मंगल की दृष्टि के कारण ये थोड़ी सी स्थिति कमजोर होगी क्योंकि लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में तो आरंभिक शिक्षा जो है वो कई बार क्रूरता के कारण कमजोर हो जाती है क्योंकि अष्टम भाव का भी वो फल करेंगे तो आयु तो देंगे लेकिन एक्सीडेंट भी होने के योग बनाएंगे। और व्यक्ति की कुंडली में जब मंगल शुक्र बुध सूर्य का प्रभाव अष्टम भाव को करेगा तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कुछ ना कुछ हमेशा हुआ रहे या मानसिक रूप से वो पीड़ित रहे, मन चिंतित रहे, व्यथित रहे, घबराहट होती रहे, भविष्य को लेकर के जो है वो हमेशा ही उधेड़बुन में लगा रहे, ऊहापोह वाली स्थिति में। मतलब कंफर्मेशन नहीं है। टेबल पे बैठने से पहले व्यक्ति तमाम तरीके का जो है वो प्लानिंग करता है पर टेबल पे आने के बाद वो सारी चीजें गुम हो जाती है, वो हवा जीरो हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इतनी सारी चीजें क्लियर। धन कैसा है तो धनेश लग्नेश के साथ है, बुध जैसे ग्रह के साथ है तो पराक्रम भी है। और व्यक्ति के जीवन में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं कि वो भाव थोड़ा सा जरूर ही ऊहापोह और कंफ्यूजन वाली स्थिति में है तो व्यक्ति की वाणी क्षुब्ध हो सकती है, व्यक्ति का प्रभाव थोड़ा सा कमजोर हो सकता है, शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं, रोग हो सकता है, संबंधों में कमजोरी आ जाती है। कई बार उसको बहुत लंबे दूरी तक मिलने वाले मित्र नहीं मिलते और सबसे थोड़ी बहुत कट्टम पिट्टी होती रहती है। तो ऐसा ना हो, इसका भी ख्याल रखना होगा। ये इतनी बात। पराक्रम, अब इस कुंडली में आप ही जरा गौर करिए तो लाभ के अधिपति जन्म कुंडली में 12वें जा रहे हैं। ये अच्छी बात है, सौभाग्यशाली बना दे, भाग्यशाली बना दे, धन का लाभ दे दे, कई प्रकार से व्यक्ति जो भी गेन करना चाहता है जीवन में वो हो जाए। पर नवांश कुंडली को देखते हैं तो यहाँ पे राहु आ जा रहे हैं, गुरु के साथ उच्च के शनि के साथ बैठना। यहाँ गुरु नीच के हो रहे थे, गौर करिए, पर यहाँ वो उनके उच्चत्व की वृद्धि होगी, मतलब उच्च की राशि के साथ या उच्च के ग्रह के साथ। लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे नहीं होते क्योंकि मेष लग्न की कुंडली बनी है तो ये बलवान कुंडली जरूर कही जाएगी। आप इस कुंडली से जितना प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, आपके पास वो बल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पे गुरु का प्रभाव कमजोर हो रहा था, यानी कि भाग्येश कमजोर हो रहे थे, वो फिर से अपने आप को री इन्वेंट कर रहे हैं और व्यक्ति को नया रूप में फिर से वो कुछ दे रहे हैं जो कि गुरु उच्च के शनि के साथ। पर सामान्यतया ठीक है वो। यहाँ मंगल की दृष्टि यहाँ पे ठीक नहीं होगी, मित्र की दृष्टि देखने के बाद भी, क्योंकि वो अष्टम के भी अधिपति बन रहा है। इस वजह से सूर्य की दृष्टि जो है वो जन्म कुंडली में, यहाँ बुध के बारे में बात करी, मंगल के बारे में बात करी, ये सारी चीजें खत्म।
शनि का प्रभाव बता रहा था। यहाँ शनि जो है वो उच्च के हो जा रहे हैं, यहाँ पे वो नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे थे। यानी कि जो व्यक्ति अल्टीमेट प्राप्त करना चाहता है वो उसको मिल जाए, क्योंकि लाभेश यहाँ पे उच्चस्थ हो रहा है और वो प्रॉपर वे में हो रहा है। क्योंकि उसके नक्षत्र की अगर बात करते हैं तो शनि जो है वो उत्तरा भाद्रपद में बैठे, इनका ही अपना नक्षत्र होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं। इसका मतलब है कि वो संपूर्ण परिणाम दे रहे हैं और तटस्थ भी हैं, भाव भी उनका कमजोर नहीं है, क्योंकि वो इस कुंडली के लिए नवांश कुंडली में उच्च के, और ये देखिए दशमांश कुंडली भी बहुत बढ़िया बनी। कैसे? लग्न भी एक का, नवांश भी एक का, दशमांश भी एक का, और ग्रह के पास अपना बल भी है, क्योंकि वो कमजोर नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि इनकी कुंडली में डिग्री में मंगल जो है वो 4 डिग्री का है मृतप्राय, और बुध जो है वो 2 डिग्री का है मृतप्राय। इन दोनों के अलावा बाकी सारे के सारे ग्रह आपकी कुंडली में ठीक है। कम से कम वो आपको आपकी मेहनत के अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, ये बात बन रही है। मतलब अपनी दशाओं में वो सभी ग्रह आपको लाभ दे सकते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? धीरे धीरे ही बोल रहा हूं। दशमांश कुंडली में गुरु उच्च के हो गए। अब जरा समझिएगा गुरु कैसे अपने स्टेटस को बदल रहे हैं। यहां पे वो नीच की राशि में बैठते हुए दिखाई दे रहे थे चलित कुंडली में, यहां वो उच्च के ग्रह के साथ बैठे, मतलब ठीक, और अंततया वो बहुत ज्यादा अच्छे। मतलब मैं आपके, अगर आपके पिता ने ये कुंडली भेजी है, जैसे कि ये 1996 के हैं, तो पिता ने ही भेजा होगा। आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं, पता, ये भाव इतना ज्यादा बलवान हो रहा है व्यवसायिक दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, पार्टनर के दृष्टिकोण से, जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थिति कर्म को लेकर के, बाहर जाने को लेकर के। गुरु अगर केंद्र में है तो अच्छी बात है, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अपने मन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहता है तो उसको बिल्कुल ही आप स्वतंत्र कर सकते हैं, वो जो भी करना चाहता है। एक कुंडली मेरे पास मुंबई से आई थी, उसके जो उनकी माता जी ने कुंडली दिखलाई थी मुझसे। बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाहता था, बहुत अच्छे तरीके से खेल भी रहा था, और बहुत अच्छा उसका मन भी था उसमें जाने का, और बहुत उसने जो है वो ट्रॉफियां भी जीत कर घर पे ला करके रखा हुआ था। पर पिता जो है वो उसको इंजीनियर बना देते मैंने कहा, और वो जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने एक बार में बोलना शुरू किया कि बच्चा जो है वो या तो खेल के क्षेत्र में जाए या एमबीए कर ले। तब मुझे बाद में जब घंटे भर की बात हो गई तो अंतिम में उसकी माता ने ये बात कही कि पंडित जी आपने वो बात बिल्कुल सही कही थी कि बच्चा जो है वो एमबीए कर सकता है। अभी ये एमबीए के पीछे है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके तो ये बर्बाद हो चुका है, ऐसा कुछ उसका बना नहीं, नौकरी मिली नहीं, अब वो एमबीए कर रहा है। तो ये अब उसको ये, और उसके पिता माथा पीट रहे हैं कि मैं नहीं, अपने जो है वो, या माता भी जो है वो भयंकर पश्चाताप के माहौल में है कि हमने जो है वो बच्चे को डिप्रेस कर दिया, और बच्चा सच में डिप्रेशन में चला गया था, दवाइयां तक खानी पड़ी थी। तो ऐसी स्थिति आपके साथ कम से कम ना हो, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी कुंडली में दिखा करके ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो निर्णय ले रहे हैं वो कितने शुद्ध है, और आपका बच्चा जो बनना चाहता है वो कितना शुद्धतम स्थिति को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, आप वो जो बनना चाहता है उसको बस आप सपोर्ट करते रहिए, उंगली ज्यादा मत करिए। एक मध्य प्रदेश के जन थे, उन्होंने जो है वो इतना ज्यादा वो जो है वो बच्चे को इंटरफेयर कर दिया था कि वो भी नुकसान। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें इन सब चीजों से सीखना होगा। क्योंकि बच्चा अगर व्यवसाय भी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि गुरु हैं, उससे गलत निर्णय नहीं लेने देंगे। चंद्रमा है लग्न पे, इस वजह से बिल्कुल स्पष्ट है, और बिल्कुल जो भी उसको दिमाग में जो भी चीजें हैं वो कुछ भी कंफ्यूजन में नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई वो नहीं है। आप बस इसको इतना कर दीजिए, सूर्य को अर्घ्य देने लगे, और रात में ज्यादा देर तक जागे नहीं। अपने मन को संतुलित करने के लिए शिव जी के मंदिर का दर्शन हो जाए, गाय की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गोबर से जो है वो कभी कभी व्यक्ति को, या मिट्टी डाल करके व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए। गाय का गोबर भी अगर हो के तो हो जाए तो बाल्टी में डाल करके उससे भी स्नान कर लीजिए। कभी कभी अगर हो सके तो तिल पीस लीजिए, उसको डाल करके उससे स्नान कर लीजिए, ऐसा होता है। इतना काम कर लीजिए। अगर बहुत ज्यादा है तो इनको सूर्य के मंत्रों का जप करना चाहिए, आदित्याय नमः, बस हो गया, वही बात काफी है, इतना ही कर ले। उससे ज्यादा और भी बढ़िया कुछ करना चाहते हैं तो गुरु का, जो कोई आपके जो आसपास गुरु हो, उनसे कोई मंत्र लेकर के उनका कोई एक मंत्र आप जप सकते हैं। आपके पास ये भी स्तुति है। एकादशी के दिन मेरे जो छोटे भाई साहब हैं हमारे घर में, एकादशी के दिन सभी लोग परस्पर जो है वो उपवास वाली स्थिति में होते हैं, तो ये भी है, आप उपवास कर सकते हो। मुझे एक झारखंड की कुंडली आई थी, बच्चा जो है वो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, 2000 का वो बच्चा था, और इतना बढ़िया कि वो एकादशी करता है। अगर वो देख भी रहे हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी, बहुत उत्कृष्ट स्थिति। जहां अगर आपके बच्चे एकादशी कर रहे हो, एकादशी को रोटी खा रहे हो, और चावल नहीं खाना चाहिए, एक पक्ष का भी अगर एकादशी हो जाए घर में, परिवार के सदस्य कर ले, तो इससे घर का वातावरण ठीक होता है, शुद्ध होता है। ये काम कर लेना चाहिए। रात में ज्यादा देर तक जागिए मत, अपने आप को नियमबद्ध रखिए। मेष के हैं आप, फुर्तीले हैं, आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए ये मत सोचिएगा कि जल्दी से निपटा दिया है,
ऐसा नहीं है, जल्दी से नहीं निपटा रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा। अगर बहुत कुछ बुरी बात होती, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात यही लगी है, ये बहुत अच्छा भाव बन रहा है। यहाँ पे अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम को देख रहे हैं, रिसर्च वगैरह का क्षेत्र भी बनता है, खोजबीन करने वाला, प्लानिंग करने वाला, क्योंकि यहाँ भी बुध जो है वो राहु केतु के संपर्क में है, लेकिन नवांश कुंडली में वो बड़े अच्छे डिग्री में है, वहां पे अंतर है 26 डिग्री के और 11 डिग्री के हैं, तो कोई कमजोरी विशेष नहीं बन रही। यहाँ पे गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा, व्यक्ति जो भी होगा उससे उसमें संतुष्टि मिलेगी और वो संतुष्ट होगा, उसको गुरु संतुष्टि दे देंगे, घबराने की बात नहीं। भाग्येश उच्चस्थ हो जा रहा है। राहु बैठे हैं तो यहाँ पे धर्म की राशि में बैठे हैं, जहां के अधिपति माता और पिता का सुख भी अर्जित है और व्यक्ति करेगा भी, पर वस्तुतः केंद्र खाली है तो आरंभ जो है वो कई बार मेहनत वाली होती है, पर बाद में जाकर के सारी चीजें ठीक हो जाती है। आप ये ना सोचिएगा कि आपकी कुंडली का केंद्र खाली है तो कमजोर है, वो केंद्र खाली नहीं है, दरअसल गुरु आ रहे हैं और गुरु अच्छे हो जा रहे हैं बाद में, तो फाइनली जो है वो ग्रह अच्छा परिणाम कर रहे हैं। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।